हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम समययान का तीसरा भाग पढ़ेंगे। अब तक हमने देखा कि प्रोफेसर यासीन किस प्रकार 1900 से 2500 में पहुंच गए हैं और वहाँ की जो स्थिति उन्होंने देखी उसे देखकर बड़ा हैरानी हुआ, क्योंकि वहाँ के लोग जीते जी मरे हुए थे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इस समय आप जिस अदालत में खड़े हैं वह ज़मीन से 10 फीट नीचे की सतह पर बनी हुई है। वहाँ के लोग बोलते हैं इस समय जो आप खड़े हैं अदालत में, ज़मीन के अंदर ये बनाई गई है, 10 फीट नीचे बनाई गई है। वकील ने कहना शुरू किया और वकील फिर बोलना शुरू करते हैं। प्रदूषण, ऑक्सीजन की कमी और सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचने के लिए इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं था। बोलता है प्रदूषण, ऑक्सीजन और अल्ट्रावायलेट रे की किरणें से बचने के लिए इसको छोड़कर और हमारे पास कोई चारा नहीं था कि हम ज़मीन के अंदर अपना घर बनाएं, क्योंकि आप लोगों ने हमें ऐसा ही जीवन दिया है। आज पृथ्वी पर वृक्षों का नामो निशान मिट चुका है। मतलब आज पृथ्वी पर वृक्ष नहीं है। ओजोन की छतरी विलीन हो चुकी है, मतलब गुम हो चुकी है, और ओजोन की छतरी नहीं है जिससे हम सूरज से बचे, सूरज की किरणों से बचे। समुद्रों का जल स्तर बेतहाशा बढ़ गया है। मतलब और समुद्रों का स्तर जो है, समुद्रों में जो पानी है वो बढ़ता जा रहा है। और आंधी तूफान तो धरती को ऊपरी सतह पर मानो रोज ही आता है। और बोलता आंधी तूफान तो जैसे रोज आता है। प्रोफेसर यासीन यंत्रवत खड़े थे, मतलब एकदम चुपचाप खड़े हैं। ये सब सुनकर प्रोफेसर यासीन चुपचाप खड़े हैं। वकील बोलता जा रहा था, ये सब पर्यावरण से छेड़छाड़ और वृक्षों के विनाश का परिणाम। वकील बोल रहा है ये सब पर्यावरण से छेड़छाड़ और वृक्ष की कटाई के कारण ही हुआ है। आज हम लोग ना ज़्यादा हंस सकते हैं और ना ज़्यादा बोल सकते हैं। बोलता है ना ज़्यादा हंस सकते हैं ना बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो गया है। कृत्रिम ऑक्सीजन के सहारे हम जिंदा तो हैं। कृत्रिम मतलब मनुष्य द्वारा बनाया आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के सहारे हम जिंदा हैं, पर एक मशीन बनकर रह गए। लेकिन हम एक मशीन बन गए हैं और हमारी इस जिंदगी के जिम्मेदार आप हैं, और हमें जो ये जीवन मिला है उसका जिम्मेदार आप हैं। आपके समकालीन लोग हैं। आप अपराधी हैं, अपराधी। बोलते हैं यहाँ समकालीन न्याय एक ही समय के, आप जिस समय से आए हैं उसी समय के लोग हैं हमारी इस परिस्थिति का जिम्मेदार। आप अपराधी हैं, आपको सज़ा मिलनी ही चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। बोलते हैं और सज़ा ऐसे वैसी नहीं, सख्त से सख्त मिलना चाहिए। कहते कहते वकील का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। कहते कहते वकील गुस्से में आ गया। वह बुरी तरह से हाँफने लगा क्योंकि ऑक्सीजन का कमी था। निश्चित रूप से यह ऑक्सीजन की कमी का परिणाम था। यह देखकर स्वयं प्रोफेसर यासीन भी आश्चर्यचकित हुए, बिना ना रह सके। जब प्रोफेसर यासीन ने देखा कि यहाँ तो ऑक्सीजन की कितनी कमी है तो वे आश्चर्य हो गए। मानवीय अधिकारों की रक्षा की यह अदालत मुलजिम को अपराधी मानते हुए उसे सजाए मौत का हुक्म सुनाती है, और उसे मौत की सज़ा सुनाई जाती है। किसे? प्रोफेसर यासीन को। जज की गंभीर आवाज़ हॉल में गूंज उठी, और जज जब उसे मौत की सज़ा सुनाते उसकी आवाज़ गूंज जाती है। प्रोफेसर कोई प्रतिवाद ना कर सके, मतलब विरोध ना कर सके, जैसे कि उनके बोलने की क्षमता ही समाप्त हो गई हो। उनका मस्तिष्क संज्ञा शून्य हो गया, मन अपराध बोध से भर गया है। यहाँ मस्तिष्क संज्ञा शून्य यानी मतलब उसको कोई भी ज्ञान की बातें याद नहीं आ रही, वो ज्ञान शून्य हो गया है, कुछ समझ बूझ नहीं पा रहा है और अपने को दोषी समझ रहा है। वो जब ऐसे सुनता है, उसे मौत की सज़ा होती है तो वो कुछ कह नहीं पाता है और अपने को ही दोषी समझने लगता है। जल्लाद रूपी रोबो के शरीर से निकली लाल किरणों ने प्रोफेसर को अंतिम बार ट्रांसमिट किया, और फिर वो रोबोट की उंगली से एक लाल रोशनी मिलता है और
प्रोफेसर रॉबर्ट के शरीर पर पड़ता है। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने स्वयं को ब्लैक होल की संवृत्त कक्षा में घूमते हुए पाया, जिसकी परिधि धीरे धीरे कम होते हुए उसके केंद्र की ओर जाती थी। यहाँ पे संवृत्त यानी पूर्ण, और जब वो अपने को पाया तो उसने अपने को ब्लैक होल में पाया, और ब्लैक होल में जो जाता है वापस नहीं आ पाता है। तो प्रोफेसर को तो मौत की सज़ा मिली थी, इसलिए उसे ब्लैक होल में छोड़ दिया जाता है। शरीर को अणुओं परमाणुओं के रूप में विघटित कर देने वाले भावी विस्फोट के बारे में सोचकर ही प्रोफेसर के मुंह से भय मिश्रित चीख निकल गई। विघटित यानी तोड़ देना, है ना, और शरीर को तोड़ फोड़ देने वाले सोच से ही प्रोफेसर के मुंह से चीख निकल पड़ती है कि अब तो मेरा शरीर टूट फूट जाएगा, नष्ट हो जाऊंगी, मर जाऊंगी। डर के कारण उनकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई, और वे इतने डर गए कि आंख बंद हो गई। लेकिन जब उनकी आंख खुली तो ना ही वहाँ अंतरिक्ष था और ना ही ब्लैक होल। और जब वे जागते हैं, उसकी आंख खुलती है तो ना अंतरिक्ष था और ना ही ब्लैक होल था। वे अपनी प्रयोगशाला में आराम कुर्सी पर बैठे थे। वे तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, तो अपने को कहाँ पाते हैं? आराम कुर्सी पर पाते हैं। उस कुर्सी पर बैठे बैठे ही वे स्वप्न देख रहे थे, और उस कुर्सी पर ही बैठकर वे सपना देख रहे थे। पास में ही समययान खड़ा था जो कि अपने आरंभिक चरण में था, और पास में समययान खड़ा था और जो अपने आरंभिक मतलब शुरुआती समय पर था। सर, समय चक्र की रूपरेखा तैयार हो गई है, आप आकर देख लीजिए। अब विजय बोलता, सर आइए और समय चक्र की रूपरेखा देख लीजिए। यह आवाज़ उनके सहायक विजय की थी। नहीं विजय, अभी हमें समय चक्र नहीं बल्कि अपने समय को देखना है। वो बोलते हैं, नहीं विजय, समय चक्र को नहीं देखूंगा, अभी हम जहाँ पे हैं वहीं पर हमें देखना है और पेड़ पौधे को बचा कर रखना है, अन्यथा सारा संसार जीते जी कब्र में दफन हो जाएगा। बोलते हैं, अगर हम अपने इस समय को नहीं देखे तो ये पूरा दुनिया मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कहते हुए प्रोफेसर यासीन दरवाजे की तरफ बढ़ गए। जो प्रोफेसर यासीन 2500 ईस्वी में जाने का प्लान कर रहे थे, वे अब इसी समय में रहकर इस दुनिया को सुंदर बनाने के लिए सोच विचार में लग जाते हैं कि किस प्रकार मनुष्य ने ही सब कुछ नष्ट कर दिया, और आज जो हम हैं वो तो बहुत अच्छी परिस्थिति में है, लेकिन कल जो आएंगे वो शायद वृक्ष ना पाए और ये दुनिया ही समाप्त हो जाए। तो बच्चों, हमें जहाँ तक हो सके अपनी धरती को बचा कर रखनी है, और जितना हो सके वृक्ष लगाओ और पर्यावरण और मनुष्य का जीवन बचाओ। तो ये समययान यहीं समाप्त होता है। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।